शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 19 फरवरी टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बलाज एक शादी की तकरीब में गोलियों का निशाना बना दिया गया। इसको मारने वाले कोई और नहीं, जो इतलात थी उसमें इनके जो पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी वही लोग शामिल थे। अमीर बलाज के भाई अमीर मसब ने FIR का जो इंदराज करवाया उसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को जो है वो शामिल किया गया, इन दोनों को नामजद किया। उसके बाद जो वकूए के ऊपर मामलात हुए उसमें जो शूटर था वो फौरी तौर पर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जबकि जो तफ्तीश हुई तो उस तफ्तीश में बात सामने आई कि वहां पर एक नहीं कई शूटर थे। यानी कि उस दिन ये बात तय करके निकला गया था कि हर हाल में आज अमीर बलाज का जो है वो काम तमाम करके ही आना है। अगर एक शूटर जो है वो नाकाम हो जाता तो फिर वहां पर बैठे हुए जो दीगर शूटर थे वो इस काम को सरअंजाम देते। यानी कि पूरी भरपूर नफरी के साथ पूरे गैंग के साथ जो है वहां पर उस शादी के तकरीब में जाया गया और फिर मौका देखते ही एक शूटर ने अमीर बलाज के ऊपर फायरिंग की जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। तफ्तीश आगे चली तो फिर यह मालूम हुआ कि अमीर बलाज के वहां पर जाने और उसके साथ कितना असला है और कौन कौन लोग उसके साथ शामिल होंगे, ये तमाम रेकी अमीर बलाज के करीबी दोस्त बचपन के साथी एहसन शाह ने दी थी। एहसन शाह से मुतलिक मजीद पुलिस ने तफ्तीश की तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई। मालूम पड़ा है कि ये सौदा जो है 50 लाख रुपए में तय हुआ था और 35 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए गए। ये एहसन शाह की बीवी जो है वो ये पैसे देकर पुलिस को आई, उसने रिकवरी करवाई। इसके अलावा इस केस में और भी बातें खुली कि एहसन शाह किस किस्म का शख्स था, उसके किन लड़कियों से ताल्लुकात थे, वो कहां पर उठता था कहां बैठता था। उसने ये सब कुछ सिर्फ पैसे की लालच नहीं किया। गो के अमीर बलाज एहसन शाह का तमाम खर्चा उठाता था, उसकी तमाम अयाशियां सिर्फ और सिर्फ अमीर बलाज के दम पर थी और फिर उसने अपने ही दोस्त का जो है वो पीठ में छुरा घोंप दिया। अब एहसन शाह को मिलवाने वाला कौन था? इसके अमीर बलाज के जो पुराने दुश्मन थे उनसे। तो नाम आया बदामी बाग टिम्बर मार्केट के एक मलक सोहेल का। पुलिस तफ्तीश में बात सामने आई कि मलक सोहेल नामी शख्स ने अमीर बलाज के दोस्त एहसन शाह की तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से मुलाकातें करवाई। ये 4 से 5 मुलाकातें थी और ये तमाम मुलाकातें जो है वो इनके घर पर ही हुई। वकूए के बाद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया था। तकरीबन 5 माह गुजरने के बाद अब गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल मलक सुहेल की जो है लाहौर की अदालत से जमानत हो गई। जमानत का जो पेपर था उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त चीजें लिखी हुई थी। अदालत ने जो अपने ऑर्डर में लिखा कि ये जो मुल्जिम के वकील हैं उन्होंने ये बयान दिया और ये मौका इख्तियार किया कि मलक सुहेल मौके के ऊपर मौजूद नहीं था, इसका किसी भी किस्म का ताल्लुक जो वो साबित नहीं होता है। सिर्फ इस बिना पर इसको शामिल किया जाना या इसका नाम लेकर आना कि इसने मुलाकातें करवाई ये भी साबित नहीं है। तो अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके के एवज जो है वो मलक सुहेल की जमानत मंजूर कर ली। इसी की देखा देखी अब एहसन शाह ने भी जो है अपनी जमानत सेशन अदालत में दायर कर दी है और आज इसके ऊपर समाअत भी हुई। एहसन शाह के वकला वहां पेश हुए। जाहिर सी बात है उन्होंने भी यही अपनी ली होगी कि एहसन शाह के साथ के गोगी या तीफी भट्ट से किसी भी किस्म के ताल्लुकात या रवाबत जो है पुलिस साबित नहीं कर सकी है। FIR में जो नामजद मुल्जिमान है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट हैं जो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं है। दोनों ही रिपोर्ट हैं, दोनों ही गायब हैं। एक जो बयान है वो बैरून मुल्क से आया गोगी का, लेकिन उसने भी कोई बात क्लियर नहीं की, उसने भी सिर्फ इल्जाम तराशियां ही की हैं। तो इस लिहाज से जो एहसन शाह है उसका भी इस केस से कोई किरदार सामने नहीं आता। पुलिस ने सिर्फ अज्यूमिंग की बुनियाद पर इसको जो है वो शामिल किया है और कोई ऐसा ठोस सबूत पुलिस के पास मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि एहसन शाह का इस कत्ल में डायरेक्ट मुलव्वस होना साबित होता है। और इसी बुनियाद पर ही मलक सुहेल की भी जमानत हुई है कि वो डायरेक्ट किसी भी तरीके से शामिल नहीं था। तो अब कल के लिए अदालत ने जो है पुलिस को नोटिस कर दिए हैं। इसके अलावा मुद्दई पार्टी को नोटिस किए हैं कि वो अब आए और इसके ऊपर दलाइल दें कि आया इसकी जमानत क्यों मंजूर ना की जाए। जाहिर अब कल इनके वकला जो है वो अदालत में पेश होंगे और फिर अदालत को बताएंगे, दोनों जानिब से बहस होगी, बताया जाएगा कि आया इसकी जमानत क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। एहसन शाह ने भी अपना केस बहुत मजबूत तरीके से जो है वो अदालत के सामने रखा है और इस वक्त जो है वो जेल में बंद है।
इससे कबल जब वो पुलिस की तहवील में था तो ये पता लगा था कि इसकी टेंड कर दी गई और फिर वो तस्वीर भी कुछ सामने आई। फिर पुलिस ने इसको अदालत में पेश भी किया। इसके अलावा भी कई मुल्जिमान जो पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, लेकिन उन्हें तफ्तीश के बाद छोड़ दिया या उन्हें अदालत में पेश किया गया। लेकिन जो दो मेन कल्प्रिट थे, जिनमें मलिक सुहेल और एहसन शाह है, इन दोनों को अदालत में पेश किया गया और इनका रिमांड भी लिया गया। फिर उसके बाद ये जुडिशियल हो गए और इस वक्त आप जेल के अंदर बंद है। अब कल एहसन शाह की जमानत के ऊपर जो दलाइल होने हैं और देखना यह है कि अदालत एहसन शाह को इस दलाइल के बाद मुतमईन होते हैं तो इसकी जमानत मंजूर करती है या नहीं। अगर एहसन शाह की भी जमानत मंजूर हो जाती है तो फिर यह केस इंतहाई कमजोर होगा और इसके मतलब यह है कि पुलिस ने अभी तफ्तीश में कोई ऐसे ठोस शवाहिद जो है वो शामिल नहीं किए जिसकी बुनियाद पर इनकी जमानतें कैंसिल होती। अगर पुलिस ने कोई अच्छी बेहतर तफ्तीश की होती तो फिर जाहिर है कि मलिक सुहेल की जमानत भी इस 302 के मुकदमे में कभी भी ना होती। 109 के अंदर जो इन मुल्जिमान को रखा जाता है और 109 में भी हमने देखा है कि एक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को जो फांसी की सजा हो चुकी हुई है, गो कि अब इसे अदालती कत्ल करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये केस यहां पर नजीर भी है कि 109 में सजा होती है। लेकिन पुलिस ने केस इतना ही कमजोर बनाया गालबन कि मलिक सुहेल जो है वो जमानत करवा कर बाहर आ गया, जबकि जो अब एहसन शाह वो भी जमानत के लिए भाग रहा है। और अगर उसकी भी जमानत हो जाती है तो फिर ये बात काफी हद तक साबित होती है कि पुलिस ने अपना जो रिकॉर्ड कल अदालत में पेश करना है उसमें कुछ ऐसी बात, ऐसे शवाहिद ही नहीं रखे जो साबित कर सके कि एहसन शाह भी इस कैसल के अंदर मुलव्वस था और उसने वाकई ही रेकी की थी अमीर बलाज की। तो हम अब कल तक का इंतजार करते हैं। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।